दोस्तों आज मैं आप लोगों को ऐसे कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि किसी भी मीडिया चैनल पे कहानी सुनने को नहीं मिलेगा। इजराइल फिलिस्तीन के शहर पर बमबारी कर रहा है, बेगुनाहों को मार रहा है, मासूम हत्याएं कर रहा है। दूसरी तरफ अरब देश जो खुद को फिलिस्तीन के सपोर्टर कहते हैं, लेकिन इजराइल के साथ $1 बिलियन का आर्म डील कर रहे हैं, चुपचाप बिजनेस साइन किया जा रहा है। आखिर फिलिस्तीनियों के साथ ये अरब गद्दारी क्यों कर रहे हैं? मॉडरेट्स के साथ बैठकर पीस डील साइन कर रहे हैं, आर्म डील साइन कर रहे हैं, बिजनेस साइन कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है? दूसरी तरफ एक देश मिडिल ईस्ट में ईरान जिसे शिया देश कहा जाता है। हम आपको बता दें कि फिलिस्तीन के सरजमीन पे एक भी शिया नहीं है, ना ही शियाओं का कोई मस्जिद है, लेकिन ईरान खुद कह रहा है कि हम फिलिस्तीनियों के लिए जंग लड़ रहे हैं। लड़ रहा है तो क्यों अरब देश फिलिस्तीनियों के साथ खड़े नहीं हो रहा है, बल्कि एक शिया देश ईरान फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा हो रहा है। वाकई ईरान फिलिस्तीनियों के लिए लड़ रहा है, अरब देश क्यों नहीं लड़ रहे हैं, क्यों साथ खड़े नहीं हो रहे हैं? आज की इस वीडियो में डिटेल में इसको समझेंगे। आखिर ईरान फिलिस्तीन को इतना क्यों सपोर्ट कर रहा है, इतना मजबूती के साथ क्यों फिलिस्तीन के साथ खड़ा है? इसे अच्छा से समझने के लिए इतिहास में थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। 1948 में एक नए देश का जन्म होता है। देश का नाम रखा जाता है इजराइल। इजराइल के बनने के कुछ ही घंटे बाद अमेरिका उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है, एक नया देश मान लेता है। ईरान कुछ ही दिनों में इस देश को रिकॉग्नाइज करता है और एक नया देश बनता है। हालांकि दुनिया भर के जितने इस्लामिक कंट्रीज है इजराइल को एक नया देश मानने से इनकार कर देती है। तब ईरान, इजराइल और अमेरिका एक अच्छे मित्र थे। फिर आता है बारी 1979 की। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है और मोहम्मद शाह रजा पहलवी की हुकूमत को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। जो पूर्व वेस्टर्न थे, इजरायली सपोर्टर, अमेरिकन सपोर्टर थे, उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। फिर वहाँ पे एक लीडर का जन्म होता है, आयतुल्लाह अली खमेनी की, जो सुप्रीम लीडर बन के उभरते हैं। यहीं से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में एक दुश्मनी शुरू हो जाती है, और ऐसी खूनी दुश्मनी कि एक दूसरे के मिटाने पे आतुर है। दूसरी तरफ अरब देश भी लंबे समय तक इजराइल के खिलाफ रहे। 2020 में इब्राहिम एकॉर्ड आता है और सब कुछ बदल जाता है। अरब देश इबन मरक्को सब मिलकर इजराइल के साथ ऑफिशियली टाई बनाते हैं, और देखते ही अरब और इजराइल के बीच में तरह तरह के डीलें शुरू हो जाती है, जिसमें आर्म डील, बिजनेस डील, तरह तरह की डील शुरू होती है। चलिए हम थोड़ा सा आपको डिटेल में एक एक करके बताते हैं कि यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, इजिप्ट सारे मिलकर इजराइल के साथ कैसे बिजनेस कर रहे हैं और फिलिस्तीनियों के खून को इग्नोर कर रहे हैं। यूएई ने इजराइल के गैस फील्ड तमार में $1 बिलियन का स्टेक लिया है। वहीं सऊदी अरब भी दूध को धुला नहीं है। सऊदी अरब ने अमेरिका से $5 बिलियन के पैट्रियट मिसाइल थार्ड सिस्टम खरीदा है। F-15 फाइटर जेट पे बात चल रहा है, और सऊदी अरब ये हथियार इजराइल और अमेरिका से खरीद क्यों रहा है? क्या ये हथियार अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकेगा? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि जो हथियार दे रहा है उसी के खिलाफ इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? वो हथियार जो बेच रहे हैं वो तो आउटडेटेड है उनके लिए, और आप इसका इस्तेमाल कहाँ करोगे? ईरान के खिलाफ या यमन के खिलाफ? इजिप्ट अब रोजाना लगभग 1 बिलियन क्यूबिक फीट इजरायली गैस को इंपोर्ट करता है, यूरोप तक पहुंचाई जाती है इजिप्ट के थ्रू, जहाँ पे फिलिस्तीनियों के साथ खून खराबे हो रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीनियों को, मासूमों को घर उजाड़ रहा है, बमबारियाँ कर रहा है, बच्चों का मौत के घाट उतार रहा है। वहीं पे एक मुस्लिम देश सऊदी अरब, यूएई और इजिप्ट इजराइल के साथ डील कर रहे हैं। साथ साथ इजिप्ट फिलिस्तीनियों के खाना जाने पे रोकता है, लेकिन इजराइल को गैस को सक्सेसफुली यूरोप तक पहुंचा रहा है। यही तक नहीं, गल्फ कंट्रीज एक लैंड कॉरिडोर बना रहे हैं जो इजराइल को रेड सी के बाईपास से कनेक्ट करेगा, जिसमें जॉर्डन भी शामिल है। इन सब में अमेरिका का एक सेंट्रल रोल है। अमेरिका का 10,000 ट्रूप्स कतर में रह रहे हैं। कतर का अल उबैद एयर बेस अमेरिका के कंट्रोल में। हो सकता है कि B-2 बम्बर जो उड़ा था ईरान पे हमला करने के लिए कतर एयर बेस से उड़ा हो। यहाँ पे अरब देश इजराइल और अमेरिका का साथ खड़े हैं, उनके साथ टाइज बना रहे हैं, उनके अपने देश में एयर बेस खोल रहे हैं, उनसे आर्म खरीद रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं, डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं, तरह तरह के बिजनेस इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान इन सब से हटकर एक नया राग उलाप रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक लेटर लिख के यूएन को भेजा, और इसमें कहा गया कि फिलिस्तीनियों का राइट है अपने देश के लिए लड़ने का, रेजिस्टेंस करने का। ईरान ओपनली गाजा का मिलिटेंट ग्रुप हमास और इस्लामिक जिहाद को फंड करता है। अप्रैल 2024 में यूएस ट्रेजरी ने एक ईरानी फाइनेंशियल नेटवर्क को एक्सपोज किया, जिसके जरिए हमास को $1 मिलियन पहुंचाए जा रहे थे। सिर्फ गाजा ही नहीं, ईरान लेबनान के हिजबुल्लाह, इराक के मिलिशिया और यमन के हूतीस को भी सपोर्ट करता है, जो इजराइल के खिलाफ है। और ये वही होती है जो रेड सी में इजराइल के नाक में दम किए हुए हैं,
تو سوال یہ ہے کہ جب فلسطین سب کا مدعا ہے تو عرب دیشوں کا اور ایران کا یہ اپروچ الگ الگ کیوں ہے؟ اس کو اچھے سے سمجھنے کے لیے 3 میجر پوائنٹس آئیے ہم سمجھتے ہیں۔ پہلا نمبر سیکورٹی ہے۔ عرب دیشوں کو ایسا لگتا ہے کہ ایران ان کے لیے زیادہ خطرہ ہے اسرائیل کی بدولت، اس لیے وہ اسرائیل کے ساتھ پیس ڈیل تو کر رہے ہیں، اسرائیل کے ساتھ وہ لوگ آرم ڈیل کر رہے ہیں، چیزیں خرید رہے ہیں، لیکن ایران سے دشمنی ان کا برقرار ہے۔ سعودی عرب ایک ایسا دیش ہے اگر اس کے بس میں چلے تو اسرائیل کو کہہ دے کہ تم مار دو ایٹم بم ایران پہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا فلسطین میں جب بمباری ہو رہی تھی، حملے ہو رہے تھے اسرائیل کے، تو عرب دیش میں کمپلیٹلی جتنے بھی ان کے اسپانسر مولوی ہیں کوئی بھی فلسطین کے پچ میں بولا نہیں، بلکہ یہ بولا گیا کہ فلسطین کے لیے لڑنا یا فلسطین کے لیے دعائیں کرنا یہ ایک فتنہ ہے، فتنہ بتایا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ 2 ملکوں کی لڑائی ہے، اس میں مسلمانوں کی اس سے دور رہنا چاہیے۔ دوسرا ریزن ہے اکنامی۔ عرب دیشوں کے پاس آلریڈی تیل ہے، لیکن تیل کے ساتھ ساتھ وہ نئے ٹیکنالوجی اور نئے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، نئے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، اور اسرائیل اس معاملے میں آگے ہے، اس لیے وہ اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں، اسرائیل کے ساتھ آرم ڈیل کر رہے ہیں، نئے ٹیکنالوجی اسرائیل سے خرید رہے ہیں۔ تیسرا ریزن ہے آئیڈیالوجی ورسز جیو پالیٹکس۔ ایران ایک ریولوشنری آئیڈیالوجی کو فالو کرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ فلسطین کو آزاد اگر کرانا ہے تو اسرائیل سے جنگ کر کے ہی آزاد کرا سکتے ہیں۔ ایران کو لگتا ہے کہ اسرائیل ایک بھوت ہے جو بات سے نہیں سمجھ سکتا، اسے لات سے ہی سمجھانا پڑے گا، اس لیے ایران اپنے پروکسی گروپ کو ہتھیار سپلائی کرتا ہے تاکہ وہ اسرائیل کے خلاف جنگ لڑ سکے اور اسرائیل سے فلسطین کو آزاد کرایا جا سکے۔ دوسری طرف جو عرب دیش ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ پریکٹیکل دکھتے ہیں، ان کے لیے ان کا گدی، ان کا تھرون، ان کا بزنس زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر فلسطینیوں کو خون بہہ رہے ہیں تو بہنے دیا جائے، ہمارا گدی سلامت رہنا چاہیے، ہمیں جنگ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن اینڈ میں سوال یہ ہے کہ اصلی میں فلسطین کے لوگوں کو کیا مل رہا ہے؟ عرب کنٹریز $1 بلین اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ اور آرم پہ خرچہ کر رہے ہیں، لیکن ایون رپورٹ کے مطابق غزہ میں ہیومینٹیرین ایڈ جو عرب دیش دے رہے تھے اس کو بالکل ہی کم کر دیا۔ اگر اتنا پہلے دے رہے تھے تو اب اتنا بھی نہیں دے رہے۔ دوسری طرف ایران اپنے پروکسیز کے ذریعے ملیٹنٹ کو سپورٹ دیتا ہے، لیکن اس میں عام فلسطینی کی زندگی بہتر نہیں ہوتی بلکہ اور خراب ہو جاتی ہے۔ تو کیا دونوں طرف سے فلسطین صرف ایک پولیٹیکل کارڈ بن کر آ گیا؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ ایران کا اپروچ زیادہ بیٹر ہے یا پھر سعودی عرب کا اپروچ زیادہ بہتر ہے۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ، ہیو اے گریٹ ڈے۔